हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर लेके आ रहा हूं आपके लिए क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पार्ट फर्स्ट के लिंक से आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी की थी वो 1896 में, जी हाँ, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी 1896 में की गई थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने आपके रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। ये डिस्कवरी उन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ यूरेनियम साल्ट की स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया। एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन हेनरी बैकरल जल्दबाजी में यूरेनियम को फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रख के चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि उतना एरिया, जितने एरिया पे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेस किया यानी रखा है, ये प्लेट और यूरेनियम उन्होंने एक अपने टेबल के ड्रॉअर में रखा था जहां पे सनलाइट भी नहीं आ जा सकती थी। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में आए, अपने टेबल को, ड्रॉअर को उन्होंने ओपन किया तो उन्होंने देखा जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर कुछ स्पॉट्स थे। देन उन्होंने ये ध्यान दिया कि यहाँ पे सनलाइट तो आ नहीं रही है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट इस तरह की क्यों हो गई है। देन उन्होंने इस केस की स्टडी करने की कोशिश की और स्टडी करने के बाद बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करते रहते हैं, या हम बोल सकते हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस निकालते रहते हैं। इनसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। इसी के बाद उन्होंने आपकी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी को नाम दिया, यानी इस डिस्कवरी को जनरेट किया। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को कुछ इस तरह करके प्रपोज किया। उन्होंने कहा द फिनोमिना ऑफ spontaneous active radiation by certain elements is known as radioactivity। जी हाँ, the phenomena of spontaneous emission of active radiation by certain elements is known as radioactivity। ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट लोगों के अंदर एक जंग जारी हो गई थी, यानी सबको ये तो पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब दिक्कत ये थी कि जो एटम हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ जी, यही एटम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका डिजाइन कैसा होगा, कैसे कहेंगे हम कि कहां पे आपके इलेक्ट्रॉन है और कहां पे आपके प्रोटॉन है और कहां पे आपके न्यूट्रॉन है। इस चीज को दूर करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट की, और जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया वो थे सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम के लिए एक मॉडल रिप्रेजेंट किया और उसी मॉडल का नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जी हाँ, अब मैं आपको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब साइंटिस्ट लोगों के पास एक और चुनौती आ गई थी। ये चुनौती क्या थी? ये थी कि आखिरकार जिस एटम को हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार उस एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे हम बताएंगे कि पर्टिकुलर एटम में या इस एटम में कहां पे इलेक्ट्रॉन है, कहां पे प्रोटॉन है और कहां पे न्यूट्रॉन है। इस चीज को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया। अब जब फिर से स्टडी की थी तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकल के आएगा। तो देन जो सबसे पहले आपके एटम को, मॉडल को रिप्रेजेंट किया, यानी वो सबसे सिंपल मॉडल जो आपके एटम का है वो दिया था आपके सर जे थॉमसन ने, और इसी मॉडल को नाम दिया गया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जी, क्या दिया था? सबसे पहले जो आपका मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया। क्या था ये? आपका एटॉमिक मॉडल था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया। थॉमसन जी ने बताया कि आपका पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है,
इनकी सिचुएशन को अगर इनको अज्यूम करें कि ये कहां पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन में, तो उन्होंने इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दिया। मैं आपका सिंपल एग्जाम लेना चाहूंगा वाटरमेलन, बिकॉज इस एग्जांपल से या इस मॉडल को वाटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसको पल्प पुडिंग मॉडल, पल्प कटिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वाटरमेलन है कुछ इस तरह करके, अभी वाटरमेलन आपका कटा हुआ है, आधा पीस है वाटरमेलन का, तो इसमें जितना भी आपका रेड एरिया है, यानी वाटरमेलन सभी लोगों ने देखा होगा और सभी लोगों ने खाया होगा और बहुत से लोगों को वाटरमेलन पसंद भी होगा। जनरली सीजन भी गर्मियों में वाटरमेलन खाया जाता है मई जून के टाइम पे, तो आप लोग वाटरमेलन का टेस्ट लेते चलिए और इस मॉडल को भी समझते चलिए। तो उन्होंने कहा ये जो आपका वाटरमेलन है, इसके अंदर जितना भी रेड एरिया है, जो आपको रेड एरिया या रेड फ्लैश दिखाई दे रहा है या रेड पल्प दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो पल्प है रेड एरिया, वो है आपका पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स। और जितना भी इसके अंदर आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने देखा होगा वाटरमेलन में कुछ ब्लैक कलर के सीड्स भी होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कुछ इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी बनाए रखें, यानी कि इसको टोटली स्टेबल रखें। तो ये जितने भी आपके ब्लैक सीड्स हैं, ये सारे के सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ये मॉडल देखने में कुछ आपके केक की तरह भी है, जैसे केक के ऊपर आप रेजिन्स लगा देते हैं यानी कि किशमिश, तो ये सीड्स किशमिश की तरह हो गए, बाकी का पूरा एरिया आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शो करने के लिए उसका पल्प हो गया। इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से, पल्प पुडिंग मॉडल के नाम से, या केक रेजिन के नाम से, या थॉमसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एटॉमिक का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल सर जे थॉमसन ने दिया था और उन्हीं के नाम पे इस मॉडल को थॉमसन मॉडल बोला जाता है। इसके बाद इस मॉडल को कई लोग साइंटिस्टों ने पढ़ने के बाद कई सारे साइंटिस्ट इस मॉडल से सेटिस्फाइड थे, कई सारे अनसेटिस्फाइड थे। अब जो लोग अनसेटिस्फाइड थे उन्होंने फिर से स्टडी करना स्टार्ट की। अब इनमें जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके मॉडल की कमियों को बताया और नया मॉडल रिप्रेजेंट किया, वो थे हमारे रदरफोर्ड। जी हाँ, अगला मॉडल है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग मॉडल। ये मॉडल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, यहाँ आपको मैं फिर से इस मॉडल को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बढ़ाता हूं आपको अगला मॉडल रदरफोर्ड। थॉमसन के मॉडल के बाद कई सारे और मॉडल आए जो कि थॉमसन की कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए, यानी इस मॉडल्स में कुछ कमियां थी, इसको दूर करते हुए काफी मॉडरेट मॉडल आए। और इसमें जो अगला मॉडल है वो है आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल के बाद अपना एक अलग मॉडल, ये दो स्टूडेंट थे, इन दोनों ने मिलकर यानी इन तीनों लोगों ने मिलकर ये मॉडल रिप्रेजेंट किया। कौन थे दोनों लोग, ये आप जान लीजिए। पहले तो थे आपके रदरफोर्ड, दूसरे थे आपके इनके दो स्टूडेंट, जिन तीनों लोगों ने मिलकर एक मॉडल बनाया और इसी मॉडल का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने 1909 में, जी हां, किस सन में दिया था, 1909 में ये मॉडल रदरफोर्ड ने रिप्रेजेंट किया था। इस मॉडल में जनरली उन्होंने क्या किया था, इस मॉडल में उन्होंने गोल्ड की एक पतली सी फॉइल ली थी। अब इस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया। इसके साथ साथ इस बम्बारमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड कोटेड एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट उसके आगे लगा दी थी चारों तरफ। मतलब इसके साथ साथ इसको और इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप की भी हेल्प की। तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया और बताता चलूंगा किस तरह करके ये मॉडल डेवलप हुआ, यानी कि उन्होंने इस मॉडल के थ्रू क्या क्या बताया और क्या क्या कमियां थॉमसन के मॉडल में निकाली। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक लेड ब्लॉक लिया। लेड ब्लॉक में क्या किया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव यानी कि लेड ब्लॉक में क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स,
ठीक है जी, यहां मैं अल्फा पार्टिकल्स रख देता हूं। इसके सामने उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल रख दी, वो पतली सी गोल्ड की फॉइल, यानी कि कुछ इस तरह, ये गोल्ड फॉइल हो गई यहां। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ यानी कि समथिंग लाइक दिस एक ZnS कोटिंग की प्लेट लगा। ठीक है, अब उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराना आपके गोल्ड फॉइल पे स्टार्ट किया। लिख देता हूं मैं, ये है आपके अल्फा पार्टिकल, ये है आपकी गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये है ZnS कोटेड प्लेट। देन उन्होंने क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया आपकी गोल्ड फॉइल पे कुछ इस तरह का। जब इस पे बम्बारमेंट कराया अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए हैं, कुछ इस तरह करके। बहुत सारे पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से बहुत ही कम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं, कुछ इस तरह करके। और एक चीज उन्होंने और ध्यान दी कि कई सारे पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से हाईली एंगल पे यानी कि नियर अबाउट 180 एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए। ये आपके जो रिफ्लेक्ट हुए थे वो 90 के एंगल पे थे, और ये जो रिफ्लेक्ट हुए थे वो आपके 180 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए थे। तो तीन बातें उन्होंने इसमें बेसिकली फोकस किया, तीन बातों पे। पहली बात क्या थी आपकी, पहली बात थी कि मोस्टली पार्टिकल, तकरीबन 99% पार्टिकल्स आर पार चले गए थे, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, कई सारे पार्टिकल्स बहुत कम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए थे, जो कि तकरीबन 90 डिग्री के अराउंड रिफ्लेक्ट हुए थे। थर्ड बात क्या थी, तीसरा पॉइंट था इनका, कई सारे एलिमेंट्स या पार्टिकल्स ऐसे थे, कई सारे पार्टिकल्स एक्चुअली जो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। इसके बाद इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो थॉमसन ने मॉडल दिया था, थॉमसन का मॉडल क्या था उसको भी एक बार देख लीजिए। थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल दिया था, कटा हुआ ये वाटरमेलन है, इसमें सीड्स को उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी के इसके रेड पल्प को बताया था उन्होंने प्रोटॉन्स। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी एलिमेंट को हम इस तरह करके मान लें कि एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आर पार गए हैं ये आर पार नहीं जाने चाहिए। ओके, इसके साथ साथ बहुत से इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक हुए हैं, ये भी नहीं होने चाहिए, बाकी के बहुत से कम रिफ्लेक्टेड हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि इस मॉडल में कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो गोलमाल है भाई साहब। अब इस गोलमाल को ही दूर करने के लिए उन्होंने अपना नया मॉडल प्रेजेंट किया, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल था, और उसमें अपने दो स्टूडेंटों की हेल्प ली, यानी उनके दो अच्छे स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे स्टूडेंट आप लोग हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों का सहारा लेके ये मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। देन उन्होंने बताया, पहले पॉइंट को उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन यानी कि अल्फा रेज आर पार जा रही हैं, यानी कि सपोज दैट अगर मैं इसको यहां रिप्रेजेंट करूं, ये मान लीजिए एक एटम है, और इस एटम की स्ट्रक्चर जनरली जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरह करके देखते हुए आ रहे हैं। इसमें से क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या कर रहे हैं, आर पार जा रहे हैं इस तरह, और ये जो इनका जो दायरा था वो तकरीबन 99 परसेंटाइल के अराउंड था। ओके जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यानी अल्फा पार्टिकल्स आर पार जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है आपका, ब्लैंक है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये हिस्सा एम्प्टी, तभी इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, आर पार जा पा रहे हैं। अगर ये हिस्सा इस वाटरमेलन पल्प पुडिंग मॉडल की तरह पूरा भरा हुआ होता तो ये इलेक्ट्रॉन आर पार नहीं जाते। पहली बात तो ये, और उनका कहना सही भी था। अल्फा पार्टिकल्स भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास आके आएगा तो वो आर पार नहीं जाएगा, वो उल्टा रिफ्लेक्ट होगा इस 180 के एंगल की तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, एक डाउट को उन्होंने दूर किया। अब दूसरा डाउट क्या था कि कुछ एंगल्स 90 के अराउंड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दिस वन, ये एंगल्स होते हैं बहुत कम शॉर्ट एंगल की तरह रिफ्लेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट, और ये 90 पे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एरिया के आसपास आ रहे हैं, तभी तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी है, और अगर आप नहीं पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके लिए मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। इसीलिए मैं हूं आनंद, लिटिल प्रोफेसर थिंक्स पर। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया है,
तो जल्दी से हो जाइए शुरू, कर दीजिए ये तीनों काम और बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा था कि बहुत से इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक हो गए 180 के एंगल पे। तो इनका कहना यह था, जैसा कि अभी हमने बताया कि यहां पे कोई हैवी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली कोई थिंग्स है ऐसी जो सेंटर में, इन्होंने कहा इसके एटम के सेंटर में कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज है जो इन रेज को बाउंस बैक कर रही है 180 के एंगल। बिकॉज अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पे जाके टकराएगा, आप खुद सोचिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत भयंकर वाला रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि अल्फा पार्टिकल आया, एकदम मौज मस्ती में आया अल्फा पार्टिकल, जस्ट लाइक नानी के घर जा रहा हो तो किसी भी कोने में चले जाओ, नानी का ही तो घर है। अब जैसे ये नानी के घर पहुंचे तो पता लगा, कभी कभी मामा लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं कि ये तो भाई ऐसे मामा थे जिन्होंने हमें मामू बना के वापस हमारे घर भेज दिया। तो ऐसा ही कुछ इस अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में भी हुआ। देन इन्होंने अपने तीनों पॉइंट्स को क्लियर किया और थॉमसन के मॉडल की जो कमियां थी वो भी आपके सामने जग जाहिर कर दी। इसके बाद केमिस्ट्री में और डेवलपमेंट होते चले गए। रदरफोर्ड मॉडल की बात, जो अगले डेवलपमेंट्स हुए थे उनको भी हम बताएंगे एक एक करके। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ओके जी, मोज़ले ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में अपना ध्यान खींचा और दुनिया को एक नई चीज बताने की कोशिश की। ये टॉपिक क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास। एक्चुअली मोज़ले पहले साइंटिस्ट थे या पहले बंदे थे जिन्होंने इसकी तरफ अपना ध्यान दिया और दुनिया को एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बताया। सन 1930 के अराउंड, जी हाँ, सन 1930 के अराउंड मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया। किसको, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया। इस स्टडी के दौरान या इस डिटरमिनेशन के दौरान उन्होंने क्या किया था, कई सारे एलिमेंट्स पे एक्सरे, यानी कि कई सारे एलिमेंट्स पे एक्सरे के बिहेवियर को पढ़ा। उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स लिए और उन पे एक्सरे रेज के नेचर को जाना। एक्सरे रेज के नेचर को जानने के बाद उन्होंने बताया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, वही पॉजिटिव चार्ज उसका एटॉमिक नंबर कहलाता। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। अब न्यूक्लियस की बात कहां से आई, एक्चुअली जहां पे आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसीलिए इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी केमिस्ट्री में जाना जाता है। तो मोज़ले ने भी बताया कि किसी भी एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके, इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से उसको जान सकते हैं। तो ये पहला सेगमेंट था आपके एटॉमिक नंबर का, जो मोज़ले ने दिया था ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन। मोज़ले ने बताया कि ये जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, एटम के न्यूक्लियस में, वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से, बिकॉज प्रोटॉन ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो प्रोटॉन की वजह से ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को हम कह सकते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, यानी जितने उस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुए उतना उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, आपके प्रोटॉन्स की वजह से, बिकॉज प्रोटॉन्स ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसी को मैथमेटिकली उन्होंने ड्राइव करना दिखाया। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के ये आई कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करें या कार्बन की बात कर लेते हैं, सबसे सिंपल, यानी कार्बन होता है C6, तो कार्बन के पास अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे तभी कार्बन क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट कहलाएगा। अदरवाइज
इसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक एलिमेंट हो जाएगा या आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, यानी इस पे टोटली क्या आ जाएगा, एक यूनिट चार्ज आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इट्स डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। इसको काउंट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था आपको क्या निकालना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकालना है। तो एटॉमिक नंबर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ओके, एटॉमिक नंबर। इसका फॉर्मूला था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। इसके साथ साथ अगला सेगमेंट था आपका मास नंबर। मास नंबर में क्या था, एक्चुअली जो एटम इलेक्ट्रॉन्स का मास था वो तो बहुत नेग्लिजिबल था, इससे हम किसी भी चीज को इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, इससे सिर्फ हम एटॉमिक नंबर को ही कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो मास नंबर के लिए उन्होंने क्या किया, मास नंबर के लिए बताया कि बिकॉज एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही तो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो सम ऑफ न्यूक्लियस यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर के लिए उन्होंने क्या दिया, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने बताया मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स। यही आपका कॉन्सेप्ट था एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ एग्जाम में आपके कई बार इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चले। बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर, सीखते रहिए केमिस्ट्री की बेसिक। इजीली किसी के एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास नंबर को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी के आपको चाहिए न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, अगर आपको न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं या आपको प्रोटॉन्स काउंट करने हैं या आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो ये सब क्या कैसे निकाल सकते हैं आप। देखो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम Z लिख सकते हैं। सेम प्रोटॉन की थिंग है, ओके, इसको भी हम Z लिख सकते हैं। बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस प्रोटॉन्स, ओके। आप किसी भी मास नंबर में से, यानी A में से किसी भी मास नंबर में से उसके प्रोटॉन्स को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं जो सबसे छोटा भी है, तो इजीली हो जाएगा, आप समझ भी सकते हैं। मैं हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को ले लेता हूं। हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 1 इसमें। तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z इज इक्वल टू 1 इसमें भी हो गया, Z इज इक्वल टू 1 इसमें भी हो गया, Z इज इक्वल टू 1 इसमें भी हो गया। बात करें मास नंबर यानी कि A, अगर A की बात की जाए तो A का फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब इसके पास कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए तो काउंट करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। बात अगर प्रोटॉन की जाए तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज इक्वल टू ये Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, यानी एक इसके पास प्रोटॉन, एक इसके पास प्रोटॉन और एक इसके पास प्रोटॉन। देख रहे होंगे आपको। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 1 और 1, ओके। बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस P, यानी कि मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स आपको ये दे रखे हैं, देख लीजिए सब में एक एक प्रोटॉन है। बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर आपका क्या होता है, एलिमेंट के ऊपर मास नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इसका ये मास नंबर है तो 1, इसका ये मास नंबर है तो ये 2, इसका ये मास नंबर है तो ये 3। अब प्रोटॉन और मास नंबर का डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो 1 1 कोई डिफरेंस नहीं, यानी 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है 1H1 में।
इसमें 1 का डिफरेंस है, यानी 2 - 1 = 1, तो एक प्रोटॉन हो गया, इसमें 3 - 1 = 2, इसमें 3 न्यूट्रॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो इस तरह करके आप किसी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को इजीली काउंट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है और उसके सिंबल को पूछा जाता है तो भी आप बता सकते हैं। इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आप मेरे साथ, आनंद राज के साथ, लिटिल प्रोफेसर थिंग्स। अगला टॉपिक है आपका आइसोटोप्स। नंबर 1 आइसोटोप्स, नंबर 2 आइसोटोन्स, नंबर 3 आइसोवर्स। ये आपका एक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और अक्सर अगर एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो बने रहिए और ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। जनरली अगर आइसोटोप्स और आइसोटोन्स और आइसोबर्स की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे बड़ा खेल है इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट आइसोटोप होगा, कौन सा आइसोटोन्स होगा और कौन सा आइसोबर्स होगा। जी कैसे? इसे समझने के लिए मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम। ओके, क्या है ये? एटम। तो इस एटम के सेंटर में आपका पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके सर्कमफेरेंस पे आपके जनरली पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, यानी कि सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सर्कमफेरेंस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो यही तीनों चीजें डिसाइड करती हैं कि कौन सा आइसोटोप्स होगा, कौन सा आइसोटोन्स होगा, कौन सा आइसोबर्स होगा। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इजी वे में देखिएगा। बात करें अगर आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स में जनरली वो एलिमेंट आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर आपका क्या हो? सेम, यानी कि इक्वल। इन शॉर्ट अगर इसको मैं लिख दूं सेम, बट उनका मास नंबर ओके, लेकिन इनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। अब मास नंबर डिफरेंट कैसे हो सकता है ये भी ध्यान रखिएगा। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कई सारे एलिमेंट्स या एक ही एलिमेंट के कई अदर फॉर्म्स क्या करती हैं, कभी कभी प्रोटॉन तो इक्वल नंबर में रखती हैं लेकिन न्यूट्रॉन को इक्वल नंबर में नहीं रखती हैं। उनमें न्यूट्रॉन आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का केस बताया था। हाइड्रोजन का केस क्या था? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो यहां पे हमने क्या बताया था? इन सब के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे न्यूट्रॉन्स क्या है? 0, यहां पे न्यूट्रॉन्स क्या है? 1, यहां पे न्यूट्रॉन्स क्या है? 2। तो इनका क्या है? ध्यान दीजिएगा, अभी एटॉमिक नंबर, मास नंबर का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे कि जहां पे भी एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होने चाहिए। तो इन सब के एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ये सेम है सब में, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है। न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट, यानी वेरी कर रहा है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। तो ऐसे ही एलिमेंट आपके किसमें आते हैं? आइसोटोप्स में आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, दोज एलिमेंट व्हिच कंटेन द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। इसका पहला एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को दिया है। हाइड्रोजन के 3 पार्ट होते हैं, H1, H2, H3। H1 को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, H3 को ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले कॉन्सेप्ट, यानी अगला कॉन्सेप्ट अगर हम ले लें आपके आइसोबर्स। आइसोबर्स की भी कहानी कुछ इसी तरह है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे डिपेंडेंट है। आइसोबर्स के लिए अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, यानी दिस वन, एटॉमिक नंबर आप क्या हो? सेम की जगह डिफरेंट हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, लेकिन मास नंबर क्या हो? सेम हो। जस्ट इसका अपोजिट हो जाए जहां पे, वही एलिमेंट्स किसमें आते हैं? आपके आइसोबर्स में आते हैं। कह रहे होंगे आप ये कैसे पॉसिबल है? बहुत इजीली पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अमाउंट जहां पे डिस्टर्ब हो जाए, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहीं प्रोटॉन तो सब में सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके ही आपके एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
आगे पीछे हो जाए या कम ज्यादा हो जाए, वहीं पे क्या होगा आपका, ये आइसोटोप्स, आइसोबर्स और आइसोटोन्स आने लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोबर्स की, तो हमने कहा जहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो। ओके, इसके एग्जांपल मैं देता हूं तब आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए आते हैं इसके एग्जांपल पे। ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इसको मैं कर देता हूं रब में। तो इसका एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके साथ साथ जो इस समय शॉकिंग न्यूज है, जो आपको परेशान करने वाली है, वो न्यूज ये है, इसका मास नंबर होता है 40, इसका भी मास नंबर होता है 40 और इसका भी मास नंबर होता है आपका 40। अब देखिए इस चीज को, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालिए और न्यूट्रॉन्स को निकालिए, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी कि आखिर कहानी चल क्या रही है। प्रोटॉन्स निकालिए, तो हमने कहा था प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन 80, प्रोटॉन 90, प्रोटॉन 20। सेम क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन होंगे 18, 19, 20। बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स का मैंने क्या बताया था आपको, एटॉमिक नंबर यानी मास नंबर और प्रोटॉन्स का डिफरेंस। मास नंबर ले लेते हैं, मास नंबर इसका कितना दिया है 40, 40 में से 18 में तो कितने बचे आपके बताइए। ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके आर्गन में 22, 18 एंड 40 माइनस 22, 19 एंड 40 माइनस 20, 20 और 40 माइनस 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या है, सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या है, सेम है। तो दोज आर एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सबका मास नंबर सेम है। अब आप पीछे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उनको लगा के भी इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे वेरीफाई कैसे, चलिए तो आओ कराते हैं, हम आपको वेरीफाई करा देते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 18, 90, 20, 18, 90, 20। तो क्या कहा, सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सब डिफरेंट है, देख रहे हैं। बात करें मास नंबर की, सेम होना चाहिए। मास नंबर आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है। मास नंबर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, इजी। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर हम ऐड करेंगे मास नंबर के लिए, तो ये रहे आपके न्यूट्रॉन, यही न्यूट्रॉन है, और ये रहे आपके प्रोटॉन, यही प्रोटॉन है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट मास नंबर उनके सेम हो, इन्हीं को हम आइसोमर्स कहते हैं। इसके साथ साथ अब आया तीसरा और लास्ट आपका आइसोटोन्स। अब आप पूछ रहे होंगे सर एक में तो ये हो गया कि चलो जी एटॉमिक नंबर सेम था, एक में ये हो गया चलो जी मास नंबर सेम था, इन दोनों में की कहानी जो थी एक दूसरे के अपोजिट थी, तो हम इजीली समझ गए कि ये क्या चीज है। चलो ऐसा होता होगा, लेकिन ये आइसोटोन्स क्या बना है, इसमें क्या डिफरेंट होता होगा, इसको सोचने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपको याद आ जाएगा कि अभी हम किस चीज में चल रहे हैं। चलिए मैं आपका टाइम खराब ना करके बताता हूं आपको आइसोटोन्स। चलिए तो बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर भी आपका सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। नहीं लगा पा रहे हैं, चलिए तो हम बताते हैं आपको। कमेंट में आपने बताया नहीं कि क्या हो रहा है। इसमें जनरली जो आपका मास नंबर है ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ओके जी, न्यूट्रॉन्स, इनका नंबर सेम होना चाहिए हर एलिमेंट में। मास नंबर डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे आपके सेम होंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे आइसोटोन्स। चलिए इसके भी आपको एग्जांपल बताते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, यानी कि 40, 50 और 60। इसके साथ साथ इनका एटॉमिक मास 30, 31, 32। तो हमने क्या कहा था आपसे, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन सेम होंगे एंड मास नंबर डिफरेंट होगा। तो मास नंबर कहाँ होता है, ये रहा आपका मास नंबर 30, 31, 32 डिफरेंट हो गया। इनके एटॉमिक नंबर भी जनरली डिफरेंट ही है, ठीक है। लेकिन इनमें एक कड़ी मेन है, वो कड़ी क्या है आपकी, न्यूट्रॉन्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 14, 15 एंड 16। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितना एटॉमिक नंबर होगा, 14, 15 एंड 16। बात करें न्यूट्रॉन्स की, दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद में जितना रह जाता है वो न्यूट्रॉन्स आते हैं, यानी कि 16। इन दोनों को भी माइनस करते हैं, जितना रह जाएगा न्यूट्रॉन आएगा, यानी कि 16। इन दोनों को भी माइनस करते हैं, जितना रह जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 16 न्यूट्रॉन्स सिलिकॉन के, ये 16 न्यूट्रॉन्स फास्फोरस के, ये 16 न्यूट्रॉन्स सल्फर के। हर जगह क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और यही एलिमेंट कहलाते हैं आपके आइसोटॉप्स। तो क्लियर है आप लोगों को? अगर हाँ तो बताइए ना कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का चैनल आनंदराज केमिस्ट्री के नाम से। इसके साथ साथ फेसबुक पोस्ट यानी फेसबुक पेज का भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे रखा है। आप जाइए, चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर आनंद के साथ।